हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वापस से वीडियो री एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि 26 और 27 जून को इसकी परीक्षा होगी। जो री एग्ज़ाम है यानी 2018 में जो भी अभ्यर्थी वीडियो एग्ज़ाम में जो दिए थे वो वीडियो री एग्ज़ाम में शामिल होंगे। तो आज हम इसमें जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो बार बार परीक्षा में किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। तो अगर आज आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। पहला है विशाल स्नानागार, दूसरा है धान्यागार, तीसरा है सस्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान। तो इसका आंसर हो जाएगा धान्यागार यानी विशाल अन्नागार जिसे हम कह सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा नोट भी देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का धान्यागार जो है 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर की जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो है 7.01 मीटर थी। तो देखिएगा विशाल धान्यागार जो था वो विशाल स्नानागार से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा मिला है पुरातात्विकों को, तो आप बताएंगे कि धान्यागार मिला है। देखिए, और इसका ये लंबाई और चौड़ाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कभी कभी आपके देखिए पेपर का स्टैंडर्ड है कुछ, और वो पेपर में कभी कभी मीटर में लंबाई और चौड़ाई भी पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। वेद शब्द का अर्थ होता है। तो वेद शब्द का अर्थ पहला है ज्ञान, दूसरा बुद्धिमत्ता, तीसरा कुशलता, चौथा शक्ति। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ध्यान रखिएगा, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और आपको पता है कि वैदिक सभ्यता का संबंध भी वेद, क्योंकि देखिए वैदिक सभ्यता का संबंध या संस्कृति की अगर हम बात करें तो ज्ञान पर आधारित थी और कर्मकांड वगैरह नहीं थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक सभ्यता की बात आई तो अब जो जन्म व्यवस्था थी वो जो पहले कर्म व्यवस्था पर आधारित थी, अब वो जन्म व्यवस्था पर आधारित हो गई। तो ध्यान रखिएगा, ये भी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक की बात करें तो ऋग वैदिक सभ्यता में जो वर्ण होते थे वो जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थे, क्योंकि कर्म जैसा करोगे उसी वर्ण के कहलाओगे, ऐसा ऋग वैदिक का मानना था। जबकि उत्तर वैदिक जो व्यवस्था आई वो वर्ण व्यवस्था जो है कर्म को हटा करके जन्म के आधार पर मान गई, यानी आप जिस जात में जन्म लेंगे आप उसी वर्ण के होंगे। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। पहला ऑप्शन है लाहौर, तीसरा मुल्तान, सी आगरा और पूर्व बंगाल। तो शेरशाह द्वारा आपको पता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का यानी जीटी रोड का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था और ये पंजाब को पूर्व बंगाल से जोड़ती थी। ध्यान रखिएगा, पंजाब को किससे जोड़ती थी, पूर्व बंगाल से जोड़ती थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए शेरशाह इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन जो शेरशाह से संबंधित है वो ये हो सकता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, बिहार के सासाराम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह ने करवाया था। अगर स्थापत्य की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य जो है इसके शासनकाल में हुए थे। ये सूर्य वंश का था और शेरशाह जो है ये पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ इसने मिलाने के लिए यानी निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक, आगे है क्वेश्चन। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो आपको पता है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन और डी गुरु हरगोविंद। तो आपको पता है कि गुरु नानक जो है के उत्तराधिकारी अगर बात करें तो गुरु अंगद इनके उत्तराधिकारी थे, क्योंकि देखिए इन्होंने जो है ये सबके साथ लंगर की व्यवस्था जो है इन्होंने प्रारंभ की थी। गुरु नानक ने लंगर की माने इनका ये कहना था कि सब एक साथ बैठ के अगर भोजन करेंगे तो कोई भी व्यवस्था अगर हमें बनानी होगी, कोई भी संगठन हमें बनाना होगा तो भोजन में जब हम साथ बैठे रहेंगे तो हमारे साथ क्या होंगे, संगठन निर्माता होंगे और हमें किस तरीके से आगे कार्य करना है। तो लंगर की व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ कराई। क्योंकि देखिए इनका, और अगर इस व्यवस्था को मैंने एक आधार किसने दिया तो गुरु अंगद ने दिया, तो ये इनके उत्तराधिकारी थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
और गुरु अर्जुन देव, देखिए गुरु अर्जुन देव और बात करें तो ये गुरु के अगर सिखों की अगर बात करें तो 5वें थे। और इन्होंने खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि किन 2 सिख गुरु की हत्या करवाई गई थी मुगल शासकों के द्वारा। तो एक 5वें गुरु अर्जुन देव की और एक 9वें गुरु की। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम इसका देख लेते हैं कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 थे। इन्होंने खादुर में गुरु की गद्दी बनाई। तो आपसे ये भी पूछे कि गुरु की गद्दी किसने बनाई, तो गुरु अंगद ने ही गुरु गद्दी बनाई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, रामकृष्ण, MG रानाडे, केशव चंद्र सेन। देखिए परीक्षा में आपके कौन कौन से में आया, SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 इस तरह परीक्षा 2000 में, SSC स्टेनोग्राफर में भी ये परीक्षा आई है और ग्रेड C और D परीक्षा 2012 में भी आई है। ध्यान रखिएगा। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर बात करें तो ये इनके गुरु थे और इनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। और आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिकागो में 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसके लिए और उनके द्वारा दिए गए भाषण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये रामकृष्ण के जो थे परम शिष्य थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक, आगे है क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम कब बनाया? 1813, 1833, 1835, 1844। तो इसका आंसर हो जाएगा 1835। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, क्योंकि देखिए उस समय जो अंग्रेज थे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और भारत की अगर राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो बहुत ही दुर्दशा थी। तो इन लोगों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण स्थान है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के लिए निस्यंदन सिद्धांत के लिए भी माने जाते थे और उनका मानना था कि भारत में जो अभी व्यवस्था चल रही है अगर उस पर आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं अंग्रेज लोग हैं और भारतीय जो अंग्रेजी शिक्षा में निपुण हैं और जो उच्च पद पर कार्यरत हैं, अगर हम उन्हें अंग्रेजी शिक्षा सिखाएंगे तो उनसे अंग्रेजी शिक्षा उनके बात व्यवहार, क्योंकि उस समय भारतीय जो थे वो नकल करने में ज़्यादा विश्वास करते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम उच्च वर्ग को अंग्रेजों को और जो उच्च पदाधिकारी हैं पद पे आसीन हैं भारतीय हैं उनको अगर हम अंग्रेजी शिक्षा में निपुण कर देते हैं तो उनसे ये व्यवहार आचार छन छन कर निचले तबके वर्ग में आता रहेगा, ऐसा लॉर्ड मैकाले का मानना था। इसीलिए इनका ये सिद्धांत 1835 में आया और इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो निस्यंदन सिद्धांत अगर या मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत अगर बोलेंगे तो लॉर्ड मैकाले का ही था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष क्यों कहा जाता है? तो देखिए हम इसे समझ लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य का चुना, मैंने इन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स सदस्य चुना गया। इन्होंने ही स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया और इन्होंने रहनुमाई मजदयासन तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की 1867-68 में और अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये पहले ऐसे भारतीय थे, अगर पहले भारतीय की बात करें, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़े और जीते, पहली चीज़। और दूसरा, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना का प्रयास किया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867-68 में इन्होंने की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो 1867-68 ईस्वी में इन्होंने की
और अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन का अपवाहन का सिद्धांत दिया। धन का अपवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का दिया और बताया कि किस प्रकार से भारतीय धन ब्रिटेनों के द्वारा या ब्रिटिश शासकों के द्वारा लूटा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था? अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। तो देखिए 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया था। देखिए अब हम इसके थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई और इस दौरान उन्हें मांडले जेल में रखा गया था। 1908 में ये वो समय था जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। जैसे 7 में सूरत में, 6 में अगर बात करें तो ढाका में हुआ, 7 में सूरत में हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के पर ये कहाँ, कौन से जेल में रखे गए? तो मांडले जेल में रखे गए और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में, वीडियो के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो है वीडियो के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और वीडियो के एग्ज़ाम के साथ साथ UPSSC पेट के एग्ज़ाम में भी GS में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि GS के अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये इसका सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि आप बहुत ज़्यादा GS में आपको कंटेंट पढ़ने होते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।